तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्यारे बच्चों, क्लास 12 साइंस में हो और अगर फिजिक्स में परेशानी आ रही है आप लोगों को, तो हमारे YouTube चैनल पर हम आपके लिए पूरा एंटायर सिलेबस लेकर आ रहे हैं फिजिक्स का, हमारे स्टेट बोर्ड का। आप इससे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो और आपको फिजिक्स हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी आसान लगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स, जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस चैप्टर की बात अगर हम लोग करें तो इसका वेटेज है बच्चों स्टेट बोर्ड में 7 मार्क्स का, राइट। एंड इस चैप्टर को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। ये रोटेशनल डायनामिक्स नाम तो है, लेकिन इसमें हमें 2 टाइप की मोशन की स्टडी करनी है। फर्स्ट इज सर्कुलर मोशन, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट विल बी आवर सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड वन हमारा रहने वाला है रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन को हम हमारे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, इसको पार्ट 2 के लिए रहने देते हैं। हमें फिलहाल इस पार्ट में यानी कि सेक्शन 1 जो हमारा अभी चल रहा है, इसमें हमें सर्कुलर मोशन की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है हमारे दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, कि सर्कुलर मोशन है क्या। ठीक है, तो ये बॉडी का ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल जो है सर्कल के सरकमफेरेंस पर जो है अपनी मोशन करने वाला है। जैसे हमने ले लिया एक सर्कल, पार्टिकल जो है मान लेते हैं पॉइंट ए पर है, ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मोशन कर रहा है और पार्टिकल जो है सर्कल के सरकमफेरेंस पर ही चलने वाला, उसका जो पाथ है, कवर करने वाला जो रास्ता है, वो एंटायरली क्या है, एक सर्कल है। तो इसे हम क्या कह देंगे, सर्कुलर मोशन। तो इसको डिफाइन अगर करना है तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल, या फिर बॉडी बोल दें, along the circumference of circle। इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। राइट, सर्कुलर मोशन की कुछ खास बात होती है जो हमें जानना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम कहते हैं स्पेशलिटी बोल सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन की बच्चों। ठीक है, तो इसकी 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, ये जो सर्कुलर मोशन हमारा होता है बच्चों, वो होता है एक्सेलरेटेड मोशन। अब आप लोग एक्सेलरेशन इस वर्ड से तो वाकिफ रहोगे, आपको पता होगा एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड का चेंज होना। क्लियर। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन की हम बात करें तो ये टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, राइट, वो चेंज होती है। लेकिन सर्कुलर मोशन 2 तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं जिसमें थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल की स्पीड जो रहने वाली है वो कांस्टेंट रहने वाली है, बट कांस्टेंट रहने वाली है, राइट। ये हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि ठीक है यार, कांस्टेंट स्पीड है तो आप एक्सेलरेशन की बात कैसे कर सकते हो। तो एक्सेलरेटेड मोशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पीड का मैग्नीट्यूड यानी कि जिसे हम वैल्यू बोलते हैं वो चेंज हो रहा हो। सर्कुलर मोशन में थ्रू आउट द मोशन अलग अलग पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पर जो है पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सपोज कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की ए है, फिर कुछ समय के बाद इसकी पोजीशन बी हो जा रही है, राइट। और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल हमारा। अब कंसीडर कर लेते जैसे एक स्ट्रिंग ले लिया हूं मैं और स्ट्रिंग पर एक बॉब अटैच कर दिया है, हमने बॉल अटैच कर दिया है। ठीक है, जब उसको मैं सर्कुलर मोशन कराऊंगा, ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन में कराऊं चाहे इस डायरेक्शन में कराऊं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो क्या ये जो पार्टिकल है या फिर ये जो बॉल है सर्कल में घूमेगा? नहीं। ब्रेक होने के बाद पार्टिकल हमेशा टेंजेंशियल जाने वाला है, राइट। यानी कि जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 2 तरह की वेलोसिटीज रोल में आती है।
दो तरह की वेलोसिटीज यहाँ पर बोल में आती है। फर्स्ट वन इज टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर इसे हम लीनियर वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट बी पर अगर सपोज कर ले स्प्रिंग ब्रेक होगी तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में ब्रेक होकर जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है बच्चों की मैग्नीट्यूड चेंज हो, वैल्यू चेंज हो वेलोसिटी का, डायरेक्शन भी अगर चेंज हो रहा है तो हम उसे भी क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये होता है सर्कुलर मोशन का कि ये पीरियोडिक मोशन है, इट इज पीरियोडिक मोशन, यानी कि पार्टिकल की जो है इस सर्कुलर मोशन के दौरान इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर रिपीट कर रहा है सेम पाथ, गिवन टाइम इंटरवल के बाद वापस रिपीट करने वाला है वो। जैसे हमारी अर्थ जो है, सपोज कर लें कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, राइट, और उसका जो पाथ है, पाथ ऑफ मोशन, उसे अगर सर्कल अज्यूम कर लिया जाए, जो कि प्रैक्टिकली सर्कल होता नहीं है, लेकिन अगर हम उसे सर्कल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है अर्थ हम मान लें कि लीप ईयर होता ही नहीं है, अगर ऐसा सपोज कर लें तो एग्जैक्टली 365 डेज में अर्थ जो है क्या करने वाली है, सूरज के चक्कर लगाने वाली है, देन अगेन 365 डेज में वापस चक्कर लगाने वाली है। तो ये चीज क्या हो रही है, पीरियोडिक हो रही है। ऐसी कोई भी मोशन जो खुद को समय के साथ में बार बार रिपीट करती हो, सेम पाथ में, सेम रास्ते में, उसे हम कह देते हैं पीरियोडिक मोशन। और सर्कुलर मोशन जो रहती है वो पीरियोडिक दो तरीके से होती है। फर्स्ट वन मैं बोलूंगा पीरियोडिक इन टाइम है कि वक्त के साथ, समय के साथ खुद को रिपीट कर रही है, एंड देन सेकंड में बोल सकता हूं कि सर्कुलर मोशन जो है बच्चों पीरियोडिक इन स्पेस है, मींस स्पेस जो जगह है उस जगह पर भी वो मोशन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये था बेसिक डेफिनेशन सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन ऐसी मोशन है जिसमें पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मूव करता है, राइट। देन इसके हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया आप लोगों को। पहली चीज क्या है कि सर्कुलर मोशन जो है बच्चों एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एंड सेकंड वन इज व्हाट, कि ये पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक इन टाइम एंड पीरियोडिक इन स्पेस, ओके। देन हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की तरफ बच्चों। दो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो कि मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी। टाइप्स ऑफ सीएम सर्कुलर मोशन, नंबर वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन and number second is non-uniform circular motion। यूनिफॉर्म में क्या होने वाला है बच्चों कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द मोशन। हर पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू जो रहेगी फिक्स रहेगी। जैसे अगर सपोज कर ले हम कि पार्टिकल जो है अलोंग द सर्कमफेरेंस रिवॉल्व कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो पोजीशन ए पर भी उसकी स्पीड रहने वाली है 3 मीटर पर सेकंड, बी पर भी 3 मीटर पर सेकंड, आगे और कोई अगर मैं पॉइंट प्लॉट कर देता हूं उस पोजीशन पर भी पार्टिकल की स्पीड रहने वाली है 3 मीटर पर सेकंड। उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। बट मैंने जैसा बताया कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा इसमें भी, यूनिफॉर्म में भी। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, यानी कि पॉइंट ए पर, पोजीशन ए पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो पोजीशन बी पर हो सकता है वो स्पीड बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट डिफरेंट पोजीशंस या डिफरेंट पॉइंट्स कह सकते हैं हम। तो ये बेसिक पार्ट था थोड़ा सा, इसको आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपकी नोट्स रेडी करने के लिए काम आएगा ये। हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि फिजिक्स के हिस्सा होते हैं, यानी कि मैकेनिक्स की हम बात करें। मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन से टर्म्स का यूज करते हैं और उसका कॉज ऑफ मोशन भी हम देखते हैं। तो मैकेनिक्स के दो पार्ट्स होते हैं बेटा फिजिक्स में। फर्स्ट वन इज काइनेमैटिक्स एंड सेकंड इज डायनामिक्स,
ओके, तो हम सबसे पहले काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जब हम लोग काइनेमैटिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो हम वो चीजें देखते हैं जो हमारे उस मोशन को डिस्क्राइब करना चाह रही हैं। उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन से वर्ड्स, कौन से टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे हम जानते हैं अगर मोशन हो रही हो कोई भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी पार्टिकल की, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है। वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पार्टिकल जाता है। जब भी मोशन होती है तो वेलोसिटी रोल में आती है, स्पीड होती है अवेलेबल पार्टिकल के पास, राइट है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने बोला स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब चीजें जो है हमारे सर्कुलर मोशन को या किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। तो वो चीज को हम क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स की बात जब मैं कर रहा हूं तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो जो गिवन मोशन है वो किस वजह से हो रही है, ठीक है। उसका कॉज नहीं देखते हैं हम कि उस मोशन को कौन करवा रहा है, राइट। तो काइनेमैटिक्स की बात करना है मुझे, तो चलो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। पाथ ले लिया मैंने जिस पर एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है। सेंटर वो ले लेते हैं हम, और पार्टिकल की दो मोशंस देखते हैं, दो पोजीशन देखते हैं, सॉरी, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी, ठीक है। ओके, यहां से मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया पार्टिकल की पोजीशन ए को, हमने सेंटर से कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर क्या है बच्चों, रेडियस, राइट। देन यहां पर भी हमने जब सेंटर से कनेक्ट कर दिया पोजीशन बी को, यहां पर भी क्या है, रेडियस, जिसे हम रेडियस वेक्टर कहते हैं बिकॉज, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, राइट। इसके पास डायरेक्शन भी होता है। ऑब्जर्व अगर करें, जब पार्टिकल मूव करेगा तो रेडियस का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। वेक्टर क्वांटिटी हम ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो इसलिए मैं रेडियस को रेडियस वेक्टर कह सकता हूं, यानी कि आर बार से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, राइट। ओके, अब यहां पर हम कुछ चीजें ऑब्जर्व अगर करें तो पोजीशन ए और पोजीशन बी, उसको अगर हम हमारे सेंटर से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ एंगल ट्रेस हो रहा है, यानी कि एंगल भी चेंज हो रहा है। तो बेटा इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे बिकॉज एंगल भी यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो यानी कि काइनेमैटिक्स से सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। और अगर एंगल सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ होगा तो इसे हम डिनोट कर देंगे डी थीटा से, स्मॉल चेंज इन एंगल, ठीक है, राइट। देन जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहां पर कुछ समय भी लगा होगा, कुछ टाइम भी लगा होगा एंगल को चेंज होने के लिए, राइट। तो यहां पर हमारे पास एक स्पीड आ जाती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, एंगुलर स्पीड या तो फिर एंगुलर वेलोसिटी, राइट। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों ओमेगा से, राइट। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, बेसिक स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहां पर एंगुलर डिस्टेंस यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं हम, जो कि क्या है हमारा थीटा बाय टाइम, राइट। अगर ये स्मॉल एंगल चेंज हुआ रहता और समय काफी कम लगा होता, नियर अबाउट 1 सेकंड से कम लगा होता, तो हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते थे कि स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। ओके, अब देन अगर हम ऑब्जर्व करें एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लेता हूं, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, दो पोजीशंस को कंसीडर कर रहा हूं मैं। यहां से भी हमने रेडियस ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर देख रहे हैं जब हम, तो एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है हमें, राइट है, यानी कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर। तो उस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग सिंबल एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यानी कि जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो दो तरीके की डिस्प्लेसमेंट हो रही है बच्चों। एक फर्स्ट वन इज एंगल चेंज हो रहा है, तो वहां पर वेलोसिटी कौन सी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप लोग आर्क भी कह सकते हो, थोड़ा सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा, बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग देख सकते हैं सर, ठीक है। देन जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी हमारे पास,
तो हमारे पास एक चीज और आ जाएगी जिसे हम कहेंगे लीनियर वेलोसिटी। इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले ही बताया कि दो तरह की वेलोसिटीज होती हैं। जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था वो कौन सी वेलोसिटी थी बच्चों? टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, राइट। तो लीनियर वेलोसिटी बोलो या फिर इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको v से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लियर। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि s बाय t। अगर डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा है और समय काफी कम लगा है तो dv लिख सकते हैं हम, dv इज इक्वल्स टू ds बाय dt, क्लियर। तो ये काइनेमेटिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए काम आते हैं हमारे पास। देन एक रिलेशन आप लोगों को याद रखना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड angular velocity, right? v is equals to r omega, v is equals to r omega। ये एक अहम फॉर्मूला भी रहेगा जो आगे चलकर हमें बहुत काम आने वाला है। अभी कैसे बना कुछ लोगों के मन में ख्याल आता होगा, तो हम चलते हैं एंगल की तरफ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा बाय टी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग यहाँ से डिस्क्राइब करना चाहें, ठीक है, या फिर उसको छोड़ दिया जाए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। अगर आप लोग ने क्लास 11th में मैथ्स 1 में एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट नाम का चैप्टर किया होगा, तो वहां से हमारे पास एक लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बनता है s इज इक्वल्स टू r थीटा, ओके। इसको भी समझने के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जितना ज्यादा एंगल चेंज होगा उतना ही ज्यादा लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शनल साइन जब हमने हटा दी तो एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास जो कि रहने वाला है रेडियस, ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू r थीटा, राइट। तो यहाँ पर इस s को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं और इस थीटा को अब मैं डिवाइड कर दूं अगर टाइम से, तो s बाय t क्या था हमारे पास बच्चों? s बाय t था लीनियर वेलोसिटी, सो दिस विल बिकम लीनियर वेलोसिटी। r थीटा बाय t हमारे पास क्या था बच्चों? ओमेगा। तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, यानी कि जो रिलेशन मैं लिखा हूं यहां पर वो इस सेंस में इस तरीके से बनकर हमें मिल रहा है, ओके। इन वेक्टर नोटेशन, ये एमसीक्यू में आ सकता है, वेक्टर नोटेशन में, वेक्टर फॉर्म कहो या नोटेशन कहो, बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है। रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर नोटेशन में से मैं लिखना रहेगा v बार विल बी इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस r बार। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रेडियस, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा बच्चों यहाँ पर, ओके। तो इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है पूरा काइनेमैटिक्स है सर्कुलर मोशन का। यहाँ हमने ये नहीं बताया कि सर्कुलर मोशन किस वजह से हो रहा है या सर्कुलर मोशन को कौन करा रहा है, उसका कॉज हमने डिस्कस नहीं किया। बाकी सारी चीजें जो डिस्क्राइब करती हैं मोशन को वही होगी काइनेमैटिक्स। तो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट जिसे हम कहते हैं डायनामिक्स। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स वर्ड कभी भी अगर आए बच्चों तो हमें समझना है कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस गिवन मोशन का कॉज क्या है, ठीक है। ऐसी कौन सी फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है उस मोशन के लिए। तो सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स में सबसे पहली अहम फोर्स आती है सेंट्रीपेटल फोर्स। हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल F टू द बेस Cp से, ठीक है। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से हमारा सर्कुलर मोशन होता है, क्लियर। तो इसको अगर डिफाइन करना है तो हम कैसे लिखेंगे? पहले एक सर्कल बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, राइट। जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करानी है तो मैंने एक ले लिया स्ट्रिंग और एक बॉल को अटैच कर दिया, मैं उसे गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दिया,
तो बच्चों क्या होने वाला है कि मैं फोर्स कहां से लगा रहा हूं सर्कुलर मोशन कराने के लिए, सेंटर से लगा रहा हूं, राइट। तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो सेंटर से अप्लाई हो रही है, और उसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो टुवर्ड्स दी सेंटर उसका डायरेक्शन होगा। बिकॉज अगर मैं सर्कुलर मोशन कराते कराते स्पीड को एकदम रिड्यूस कर दूं, यहाँ से फोर्स लगाना अगर मैं कम कर दूं, पार्टिकल एंड में सेंटर से पास होकर जाएगा। ये चीज आप लोग अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हो, स्ट्रिंग लेकर कोई बॉल अटैच करके, राइट, या फिर चार्जर की जो स्ट्रिंग है उसी से आप कर सकते हो, चार्जर को गोल गोल घुमाकर, हो सकता है ध्यान देना किसी को लग ना जाए, ठीक है। तो यानी कि सेंट्रीपिटल ऐसी फोर्स है जो रेस्पॉन्सिबल होती है सर्कुलर मोशन कराने के लिए, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर रहने वाला है, और वो फोर्स कहां पर काम कर रही है, रेडियस पर काम कर रही है, स्ट्रिंग के रेडियस पर। तो हम लोग यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग along the radius, फोर्स इस रेडियस पर काम करने वाली है, and directed towards the center of circle। उसका डायरेक्शन जो है सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके बच्चों, तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, FCP is equals to mv square by r, राइट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ओके, देन एक खास चीज यहाँ पर आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर मैं एक नेगेटिव साइन दे रहा हूँ। तो कोई भी फोर्स जो है नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने बस लगाई है डायरेक्शन दिखाने के लिए कि इसका डायरेक्शन जो है कहाँ पर है, टुवर्ड्स दी सेंटर है। मींस अगर पार्टिकल इस पोजीशन पर होता, टुवर्ड्स दी सेंटर अगर मैं आ रहा होता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा होता, इसके लिए यहाँ पर डायरेक्शन के लिए साइन कौन सी दिया है हमने, नेगेटिव दी है, राइट। याद रखना कोई भी फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, ये फोर्स जो है डायरेक्टेड है टुवर्ड द सेंटर। तो बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर बच्चों 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है जनरली। इधर ऐसा आप लोग कहेगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ऐसा मान सकते हैं हम कि बोर्ड्स का ये जो है फेवरेट क्वेश्चन है, जो पेपर सेटर्स होते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स रिलेटेड पूछता तो जितना मैंने लिखा है उतना ही आप लोगों को लिखना रहेगा। नेक्स्ट, हम जानते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है। हमें कहता है कि भाई कुछ एक्शन हो रहा है तो उसका ऑपोजिट क्या होने वाला है, रिएक्शन होने वाला है। यानी कि एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। ओके, तो जब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये एक्शन फोर्स है, ये रिस्पांसिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, तो इसका कुछ रिएक्शन फोर्स भी होगा, राइट। तो इसका जो रिएक्शन फोर्स रहता है बच्चों, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे FCF से। और याद रखना बेटा, ये एक स्यूडो फोर्स होती है। स्यूडो फोर्स हम ऐसी फोर्स को कहते हैं बच्चों, हमें जिसका ओरिजिन नहीं पता होता है, ये फोर्स कहां से आ रही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम कि हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बस एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, एक राउंड अराउंड टर्न ले रहा है बस। हम अंदर जब बैठे हैं तो हमें बाहर की तरफ पुश मिलता है, हम ऐसा फील करते हैं कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि वो फोर्स कहां से आ रही है, कौन अप्लाई कर रहा है हमारे ऊपर। हम बाजू वाले से लड़ तो नहीं रहे कि भाई यार मुझे धक्का मत दे, राइट है। उससे भी वो फोर्स फील हो रही है, जो मेरे बाजू में बैठा रहेगा उसे भी। तो हम दोनों को नहीं पता कि वो फोर्स कहां से आ रही है, यानी कि हमें ओरिजिन नहीं पता। तो जिस फोर्स का भी हमें ओरिजिन नहीं पता होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों क्या है, एक स्यूडो फोर्स है, और ये रिएक्शन फोर्स है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। एक्शन और ये रिएक्शन, ठीक है।
तो इसका डेफिनेशन जब अगर मुझे लिखना है तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर देना है। ये भी रेडियस पर ही काम करेगी लेकिन इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। एक्शन इधर, रिएक्शन ऑपोजिट साइड, आउटवर्ड साइड। ठीक है, तो हम इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं द फोर्स एक्टिंग along the radius and directed away from the center of circle is known as centrifugal force। इसका फॉर्मूला FCF। अब दोनों तो इक्वल फोर्सेस हैं बट ऑपोजिट हैं तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर पॉजिटिव साइन डिनोट करूंगा मैं डायरेक्शन के लिए, mv²/r। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आप लोगों को आ सकता है कि डिफरेंशिएट करो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। तो फर्स्ट पॉइंट में दोनों के डेफिनेशन लिख देना आप लोगों को और सेकंड पॉइंट में दोनों के फॉर्मूलेस लिख देना है हमें। ओके, एक और फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी लिखा था, राइट, टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी। हम एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में फॉर्मूले को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये -mv²/r है। लास्ट में मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, सो दिस विल बिकम -m, v की पोजीशन पर क्या ले लेंगे, r ओमेगा whole square, right, by r, so this will become -m r² omega square by r and square will get cancelled, so we will get -m r omega square। ये another formula है, दूसरा formula है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं FCP will be equals to -m r का स्क्वायर एंड ओमेगा का स्क्वायर बाय r and square will get cancelled, so therefore बच्चों FCP will be equals to -m r omega square। नेगेटिव साइन वापस ख्याल रखना अपने कि सिर्फ डायरेक्शन के लिए बेटा कैलकुलेशन में हम उसे नेगेटिव नहीं लेने वाले फोर्स को, बिकॉज कोई भी फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकती है। फोर्स या तो इधर 0 रहेगी या तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, जो कि हमारी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। So FCF will be equals to plus mr omega square बच्चों। तो आई होप कि ये डायनामिक्स वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा कि सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स हमारी रेस्पॉन्सिबल होती है। एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन की तरफ, प्रैक्टिकली कहां-कहां पर सर्कुलर मोशन अप्लाई होती है। ठीक है, वो हम आगे के सेशन में डिस्कस करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन हमारा कहां-कहां पर यूज होगा। सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारे पास व्हीकल ऑन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक। मींस बेटा एक कर्व ट्रैक है हमारे पास, जैसा घुमा हुआ है, टर्न हुआ है, और रोड जो है कंप्लीटली फ्लैट रहने वाली है। ट्रैक यानी कि हम रोड कह सकते हैं, कंप्लीटली फ्लैट रहने वाली है, कहीं से भी ऐसे उठी हुई या झुकी भी नहीं रहने वाली है, कंप्लीटली फ्लैट रोड रहेगी और जो कि एक सर्कल के आर्क की तरह होगी, टर्न होकर जा रही है। उस पर अगर एक गाड़ी खड़ी है या फिर गाड़ी हम चला रहे हैं तो मैक्सिमम हम कितनी स्पीड से उस गाड़ी पर टर्न ले सकते हैं, सॉरी उस रोड पर टर्न ले सकते हैं गाड़ी को। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहां-कहां पर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, तो इसका सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास व्हीकल ऑन अ सर्कुलर फ्लैट ट्रैक, यानी कि हमारे पास एक सर्कुलर रोड है जो कि सर्कल के आर्क की तरह है, जिसे हम टर्न लेने जा रहे हैं गाड़ी को, राइट। तो गाड़ी जो है मैक्सिमम कितनी स्पीड से उस सर्कुलर ट्रैक पर, सर्कुलर रोड पर चल सकती है बिना स्किड हुए, मैक्सिमम। क्योंकि उस स्पीड से अगर मैं ज्यादा स्पीड से उस रोड पर जाऊंगा तो हो सकता है मेरी गाड़ी बाहर की तरफ स्किड हो जाए, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर हम एक सर्कुलर ट्रैक पर, और ट्रैक होना चाहिए बच्चों काफी फ्लैट, ना तो कहीं से उठा होना चाहिए राइट साइड, ना तो लेफ्ट साइड कहीं से भी वो उठा हुआ नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली फ्लैट ट्रैक होना चाहिए बच्चों।
ठीक है। और मैक्सिमम उस फ्लैट ट्रैक पर मैं अपनी गाड़ी को किस स्पीड से ड्राइव करा सकता हूँ ताकि मेरा एक्सीडेंट ना हो, मैं स्पीड ऑफ ना करूँ। तो इसके लिए क्या करना है हमें, बोर्ड एग्जाम में सवाल भी देखो बिल्कुल 2 मार्क्स के लिए इस तरीके से आता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। कहेगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड फॉर अ व्हीकल ऑन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक सर्कुलर ट्रैक ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं कि एक गाड़ी खड़ी है। ठीक है, कार्टून्स की तरह डायग्राम बना रहा हूं मैं। ओके, क्लियर। तो एक कार खड़ी है यहाँ पर, कार या ट्रक पकड़ लो, ठीक है, जिसका बैक व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको। तो एक चीज होती है बच्चों की, हम कभी भी कहीं पर भी खड़े रहे या गाड़ी भी खड़ी हो, गाड़ी का वेट हमेशा कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड्स। हमारा वेट भी जब मैं इस जमीन के ऊपर खड़ा हूं तो मेरा वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स। यानी कि वेट हम जानते हैं बच्चों की, वेट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है, यानी कि वेट भी अ टाइप ऑफ फोर्स है। तो जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जमीन के ऊपर, जिस सरफेस के मैं कांटेक्ट में हूँ, तो वो गिवन सरफेस भी रिएक्शन फोर्स देने वाला है मुझे, जिसे हम कहते हैं बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो गाड़ी का वेट जो है बेटा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, अब नीचे मतलब ये रोड पर नहीं, रोड की नीचे जमीन के अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो जो जमीन का सरफेस रहेगा वो रिएक्शन फोर्स देगा इसको, गाड़ी को, जो कि इक्वल रहेगी गाड़ी के वेट के बराबर। रिएक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट रहेगी टू द एक्शन फोर्स। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स को हमने कह दिया नॉर्मल रिएक्शन, एन से रिप्रेजेंट कर दिया हमने उसे। ठीक है, ये हमेशा वो सरफेस देगा जिसके हम कांटेक्ट में रहने वाले बच्चों। ओके, क्लियर। देन ये सर्कल का मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कहीं पर सेंटर है, राइट। अगर इसे कंप्लीट करें हम, ओके, तो मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जो फोर्स नेसेसरी होती है सर्कुलर मोशन के लिए, उसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहता है, टुवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करने वाली है, एफसीबी मैं बोल दूंगा, राइट बच्चों। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बोलना है कि कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक व्हीकल है जिसका मास है स्मॉल m, वजन है, मास है, और ये सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर खड़ा हुआ है और सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक एज शोन इन फिगर। क्लियर है। तो पहली चीज हम ये देख रहे हैं कि वेट जो है उसके ऑपोजिट है नॉर्मल रिएक्शन बच्चों, तो वेट को बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन। तो हम बोल देंगे कि वेट mg is balanced by normal reaction n। तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा mg इक्वल हो रहा है n के, दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हमें फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड का। ओके, तो इसके लिए हम जो है कंसिडरेशन में लेंगे कि हमारी जो स्पीड है, स्पीड आती है हमारे सेंटीमीटर फोर्स के फॉर्मूले में, राइट, जो कि मैंने लिखाया था, विच इज mv² बाय r, या तो फिर बच्चों होती है mr ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारी टुवर्ड दी सेंटर काम कर रही है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करने वाली है, राइट है। हम जानते हैं कि अगर मैं उस स्पीड से, जो स्पीड मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ मैक्सिमम स्पीड, उस स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड पर मैं गाड़ी को लेकर जाता हूँ इस ट्रैक पर, तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। मैं किधर स्पीड होऊंगा, बाहर की तरफ। ओके, गाड़ी हमारी सडन ब्रेकिंग अगर मैं अप्लाई करूंगा तो गाड़ी बाहर की तरफ स्पीड होगी, तो हमें बचाने वाली फोर्स किधर होना चाहिए, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए। हमारा एक्सीडेंट इस तरफ हो सकता है, राइट, हमारी गाड़ी इस तरफ स्पीड हो सकती है, तो हमें बचाने वाली फोर्स इस तरफ काम करना चाहिए। ठीक है, अब हम कैसे बचेंगे, यदि हमारा जो गाड़ी का टायर है और हमारा जो रोड सरफेस है उसके बीच में कांटेक्ट अगर अच्छा होगा, तो हम जानते हैं जब भी कभी रिलेटिव मोशन होती है बच्चों,
ठीक है, तो एक फोर्स रहती है जो हमें वो दोनों पार्टिकल्स या दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में रखती है, राइट, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। जैसे हमारी अगर हम शूज पहन रहे हैं, फुटवेयर पहन रहे हैं, उसके नीचे पैटर्न्स बने होते हैं, ठीक है। पैटर्न्स की वजह से क्या होता है, हमारे शूज यानी कि हमारी बॉडी, हम हमारे पैर पर शूज पहन रहे हैं, ठीक है, और जो जमीन का सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एस्टेब्लिश होती है उसकी वजह से। अगर वो फ्लैट रहता, कंप्लीटली स्मूथ रहता, तो हम चलते तो हम स्किड होते रहते, कंटिन्यूसली फिसलते रहते हैं हम, क्योंकि अगर फ्लैट हो जाए वो चीज, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है काफी कम हो जाती है। तो पकड़ के रखने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सर पर किसी भी तरह के मोशन में, फ्रिक्शनल फोर्स। तो मेरा एक्सीलेट इस तरफ हो सकता है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम करना चाहिए, राइट। और हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है, ठीक है, वो बराबर रहता है म्यू टाइम्स एन के, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। हमने प्रोपोर्शनल साइन हटा दी तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया जिसे कहते हैं म्यू, ठीक है। ये म्यू हमें बताता है कि कितना ज्यादा या कितना कम फ्रिक्शन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। इसे कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। चलते हैं हम बैक टू आवर टॉपिक। पहली चीज हमने क्या बोल दी कि हमारी गाड़ी का वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो उसके ऑपोजिट है नॉर्मल रिएक्शन, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लिए, जिससे हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर एक्ट करती है, टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ काम कर रही है। कौन काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रही है, बिकॉज वो मुझे आउटसाइड स्किड होने से बचाने वाली है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे यहाँ पर कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है is provided by फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि दोनों के दोनों जो है सेंटर की तरफ काम कर रही है, तो मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल रहने वाली हैं। तो हम कह देंगे FCP is equals to फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं हम। ओके, तो FCP का फॉर्मूला हो जाएगा mv²/r, जो कि हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। Fs फ्रिक्शनल फोर्स का मैंने बताया क्या होता है, म्यू टाइम्स n, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ओके, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पता लगानी, तो v के बेस में हमने लिख दिया मैक्सिमम। ओके, इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। हमें पता लगाना है वेलोसिटी, जो कि आ रही है इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 को 1 से। तो डिवाइडिंग equation number 2 by equation number 1, we will get mv square max by r by mg is equals to mu n by n। यहाँ से n और n कैंसिल, यहाँ पर मेन अपॉन जो नीचे वाला है बच्चों, तो ये बेसिक फ्रैक्शन आप लोग जानते हो किससे सॉल्व किया जाता है, mg यहाँ पर आ जाएगा। So this will become mv square maximum by r mg is equals to mu। यहाँ से बेटा m और n क्या हो जाएगा, कैंसिल, आप हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो देयरफॉर v स्क्वायर मैक्स विल बी इक्वल्स टू म्यू rg, स्क्वायर राइट साइड गया, so this will become v max will be equals to under root of mu rg। This is the expression for maximum speed of a vehicle on a horizontal circular track। I hope आप सभी को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। 2 मार्क्स के लिए ये आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा सर्कुलर मोशन का, बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। आप लोग गए रहोगे, देखे रहोगे मेले वगैरह में, फेयर वगैरह में, राइट। ऐसा रहता है कि एक सर्कल होता है, राइट ना, एक सिलेंडर होता है, राइट, सिलिंड्रिकल बॉल होती है, इसे हम कहते हैं वेल ऑफ डेथ। इसमें क्या होता है कि कोई एक राइडर है, बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, कोई एक राइडर है जो इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में मूव कर रहा है वेल ऑफ डेथ के अंदर, राइट। ये आप लोगों ने देखा रहेगा, ऊपर से फिर लोग ऐसे पैसे की नोट भी रखते हैं, राइट, और राइडर आता है उस नोट को खींच के लेके जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, हमें पता लगाना है मिनिमम स्पीड,
क्योंकि जब वो वेल ऑफ डेथ के अंदर चक्कर लगा रहा है, अगर वो स्पीड कम करते रह जाएगा अपनी, तो ऐसा हो सकता है कि स्पीड की वैल्यू पर, मिनिमम स्पीड की वैल्यू पर, उस स्पीड से नीचे अगर हो गया तो गाड़ी जो है नीचे की तरफ गिर जाएगी। मैक्सिमम कितनी भी स्पीड से वो अंदर चला सकता है, गाड़ी की जो फुल स्पीड है, उस फुल स्पीड पर भी वो अगर चलाएगा तो वो गिरेगा नहीं कहीं। लेकिन स्पीड अगर वो कम करने लग जाए और एक ही पोजीशन पर रहे, एक ही सर्कल में बार बार घूमता रहे, ठीक है, स्पीड अगर मिनिमम वैल्यू से कम हो जाती है तो गाड़ी जो है नीचे की तरफ गिर जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम एक व्हीकल ले रहे हैं जिसका वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। किसी भी चीज का वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, नॉर्मल रिएक्शन बच्चों यहाँ पर कैसा रहने वाला है, मैंने बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जिस भी सरफेस के हम कांटेक्ट में हैं, उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो यानी कि राइडर जो है उसकी व्हीकल कांटेक्ट में है इस वॉल के साथ में, तो नॉर्मल रिएक्शन इस वॉल के परपेंडिकुलर रहने वाला है। ओके, अब व्हीकल गिरेगा कहां? अगर मिनिमम स्पीड से, उस कम वैल्यू ऑफ स्पीड से मैं नीचे की स्पीड में चला जाऊंगा तो व्हीकल नीचे गिर सकता है। तो मुझे बचाने के लिए फोर्स जो रहती है, जिसे मैंने बताया लास्ट टॉपिक में कि उसके ऑपोजिट रहना चाहिए, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट में रहेगी, जहां पर हम गिरने वाले हैं, हम नीचे गिरने वाले हैं, मिनिमम स्पीड से नीचे जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके क्या रहेगी? ऑपोजिट रहेगी। तो हमने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने से ही आधा डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास एक व्हीकल है, consider a vehicle of weight mg, जैसा हमें फिगर में नजर आ रहा है, as shown in figure। ठीक है, वेट को देखो डायग्राम से हम बता सकते हैं कि वेट के ऑपोजिट कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि वेट को बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। हम पॉइंट वन ये लिख सकते हैं कि वेट mg of vehicle is balanced by फ्रिक्शनल फोर्स Fs। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं कि mg बराबर है Fs के। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू m, राइट? mg इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स m। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पर भी। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए बच्चों नेसेसरी फोर्स कौन सी होती है? हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे यहाँ पर, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा हमें यहाँ पर? जो फुल सेंटर की तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ पर सेंटर की तरफ काम कर रहा है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बच्चों इक्वल है नॉर्मल रिएक्शन की। तो हियर सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by normal reaction, that is n। तो इससे सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारी बच्चों। therefore हम बोल देंगे कि centripetal force mv square by r will be equals to normal reaction, that is n। यहाँ पर स्पीड मिनिमम निकालना है तो v के बेस में हमने लिख दिया मिनिमम। तो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, स्पीड आ रही है इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम डिवाइड कर देंगे 2 को 1 से, बोल देंगे डिवाइडिंग 2 by 1। सो यहाँ पर हो जाएगा mv स्क्वायर मिनिमम बाय r बाय mg will be equals to n by mu n। सो n and n cancel, therefore ये हो जाएगा mv स्क्वायर मिनिमम बाय r n g will be equals to 1 by mu। यहाँ से m और m हमने कैंसिल कर दिया, r को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो v स्क्वायर मिनिमम will be equals to rg by mu बचेगा हमारे पास। स्क्वायर राइट साइड का तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो therefore v स्क्वायर मिनिमम will be equals to, v minimum will be equals to root of rg by mu। ये हो जाएगी हमारी मिनिमम स्पीड इन केस ऑफ वेल ऑफ डेथ। अगर इस स्पीड की वैल्यू से गाड़ी जो है कम स्पीड पर उतरती है, कम स्पीड पर चली जाती है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा।
राइडर की डेथ भी हो सकती है या उसको गहरा ट्रॉमा मिल सकता है, गाड़ी डायरेक्ट स्पीड होकर नीचे आ जाएगी। तो हम इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि मिनिमम स्टेबल रहने के लिए वेल ऑफ डेथ में कितनी स्पीड रिक्वायर्ड रहेगी। आई होप ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।